अब खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। शहरियत तरमीमी कानून पर कई अर्जियां आज दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मरकजी सरकार को राहत तो दी है, लेकिन नोटिस भी जारी किया है। अगले आधे घंटे इसी पर बातचीत करेंगे। मुल्क भर में जारी मुजाहरे के दरमियान शहरियत तरमीमी कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। मरकज को कोर्ट से राहत जरूर मिली है। शहरियत कानून के नफाज पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अर्जियों पर मरकज को हालांकि नोटिस जारी करके 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि 4 हफ्तों बाद एक दिन तय किया जाएगा 4 हफ्तों के बाद एक दिन तय किया जाएगा जब मामले पर रोजाना समाअत होगी। जजों ने यह भी इशारा दिया है कि मामले को आईनी बेंच के सुपुर्द किया जा सकता है। तो आज की बड़ी डेवलपमेंट यह है कि 4 हफ्तों के बाद नोटिस का जवाब दाखिल करना है मरकज को शहरियत तरमीमी कानून पर। मुशावरत और कुछ और पार्टीज की तरफ से हम लोग अपीयर हुए और कोर्ट ने हमने इंटरिम स्टे नहीं मांगा था, कोई भी किस्म का आज हमने स्टे नहीं मांगा था। हमने ये कहा था कि आप हमारी इस स्टे की एप्लीकेशन इसके ऊपर एक डेट फिक्स कर दीजिए जिसके ऊपर एक प्रॉपर सुनवाई हो सके। उसको कोर्ट ने एग्री कर लिया। कोर्ट ने इस सजेशन को भी माना कि 5 जजेस बेंच इस मामले को सुने और वो हो सकता है उसके ऊपर भी वो ऑर्डर पास करेंगे, 5 जजेस बेंच को मैटर रेफर कर दें और 4 हफ्ते का टाइम दिया है यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्लाई करने के लिए। सारी एप्लीकेशंस के सारी पिटिशंस के ऊपर उन्होंने नोटिस जारी किया है। तो रोक लगाने की भी अर्जी इस कानून पर दाखिल की गई थी, जिस पर सिरे से अदालत ने इनकार कर दिया कि रोक नहीं लगाई जा सकती पूरी तरीके से। आपको इसी के साथ बताते हुए चले कि 10 जनवरी से शहरियत तरमीमी कानून का निफाज पूरे मुल्क में हो गया है और लगातार एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करते हुए मरकजी सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि इस कानून पर रोक लगाने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, तो इससे सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि मरकजी सरकार के लिए ये राहत है। वहीं अब देखना ये होगा कि 4 हफ्तों के बाद आज जवाब जब दाखिल करेगी मरकजी सरकार तो जवाब में क्या कुछ कहती है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं दिल्ली से, जिन्होंने दलीलें भी आज की देखी। सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी गई दोनों फरीकैन की तरफ से, तफसील से खुर्रम शहजाद बताइएगा कि नोटेड दलीलें आज क्या कुछ रही जब समाअत शुरू हुई। देखिए, जो लोग मुखालफत कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले में खासतौर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरे तमाम लोग थे, वकील थे, विकास सिंह थे, इंदिरा जय सिंह थी, तमाम लोगों ने एक दलील ये दी कि क्योंकि इस मामले में लगातार विरोध हो रहा है और इस मामले से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग कुछ जगहों पर डेमोग्राफी चेंज होने का भी मसला है, तो इस पर 2 महीने के लिए आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए। इसकी जो प्रक्रिया है, इसको नाफिज करने का जो अमल है उसको रोक दिया जाए। लेकिन इन तमाम चीजों से सुप्रीम कोर्ट ने इसको एग्री नहीं किया। कहा कि हम पहले 99% तमाम जो अर्जियां हैं उनको सुनेंगे और उसके बाद कोई फैसला लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 3 जजों की जो बेंच है वो इस पर समाअत नहीं कर सकती, बल्कि 5 जजों की बेंच इस मामले पर समाअत करेगी। तो 5 जजों की दस्तूरी बेंच है वो बनाई जाएगी और इस मामले को अब दस्तूरी बेंच ही सुनेगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि यह भी कहा है, क्योंकि लगातार इस तरह की बात की जा रही थी कि इस पूरे मामले से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 144 के करीब बड़ी तादाद में अर्जियां वहां पर पहुंची थी और भीड़ का ये मसला पैदा हो गया, तो कहीं ना कहीं कंसर्न दिखाई दिया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 जजों की बेंच इस मामले में समाअत करेगी और किसी तरह का कोई स्टे फिलहाल अभी नहीं दिया है। इसके साथ साथ एक बात और भी कही गई थी जो सरकार की तरफ से कही गई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कही गई कि इस मामले में अब और मजीद अर्जियां दाखिल करने पर रोक लगाई जाए, लेकिन इस पर भी अभी तक ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है।
मेरे साथ यहाँ जो वकील हैं जो और इस मामले में जो अर्जी गुजार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एहतशाम हाशमी साहब, जिस तरह का फैसला आया है, जिस तरह से आप लोगों को धचका लगा है, राहत मिली है केंद्र सरकार को, या फिर कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ी है? देखिए, हम लोग इस फैसले से बहुत खुश हैं। केंद्र सरकार को स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया है कि 4 हफ्ते के अंदर वो अपना जवाब फाइल करें और करीब 148 पिटिशंस में यूनियन ऑफ इंडिया को अपना जवाब फाइल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की मंशा जाहिर करी है, एक इंडिकेशन दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी ये मैटर रेफर किया जा सकता है। तो ये हम सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है कि संवैधानिक पीठ अगर इस पर फैसला करती है तो भी हम उसका स्वागत करेंगे, और रेगुलर बेंच अगर उसका हियरिंग करती है तो भी हम उस फैसले का स्वागत करेंगे। और ये जो काला कानून बीजेपी सरकार लेके आई है, जिन्होंने भी ये एक्ट ड्राफ्ट किया, उन्होंने शायद संविधान पढ़ा नहीं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक बार पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा होता तो ये काला कानून कभी नहीं आता। आप देखिए कि ये पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में कि कोई कानून सरकार ने बनाया। उससे पहले भी बीजेपी की सरकार रही थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब भी बहुत कानून बने थे, लेकिन तब सारे हिंदुस्तान ने उनके बनाए हुए कानून को माना था। लेकिन इस बार ये जो काला कानून आया, ये संविधान और हिंदुस्तान की अस्मिता के खिलाफ है। इसको हम लोग चैलेंज करेंगे और इसको पीसफुल तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने इस पर नहीं लगा। खुर्रम शहजाद, आपके पास लौटेंगे और बेहद दिलचस्प बात यह कि जहां मुल्क के मुख्तलिफ लोगों और आवाम, पूरा मुल्क कह सकते हैं तो गलत ना होगा, क्योंकि पूरे मुल्क की निगाहें आज की इस समाअत पर, सुनवाई पर टिकी हुई थी, तो वहीं कोर्ट का रूम नंबर 1 खुद, जहां पर तिल रखने के लिए भी जगह नहीं थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि तीनों दरवाजे कोर्ट रूम के खोल दिए जाएं। आज ये सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में थी। आपके पास लौटूंगी खुर्रम शहजाद। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे जारी है। उत्तर प्रदेश में कानून एक है, एक वजीर और हुक्मरानों के लिए और दूसरा गरीब व मजलूम के लिए। ये उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 कानून हैं, एक वुज़रा और हुक्मरानों के लिए और दूसरा गरीब व मजलूम और अवाम मुसलमानों के लिए। ये मानना उन खवातीन का है जो CAA यानी शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत करने की पादाश में पुलिस के जबर तशद्दुद का निशाना बनी हैं। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने मारूफ शायर मुनव्वर राना की बेटियों से बातचीत की तो इन्होंने कहा कि एक तरफ तो खवातीन को अमन शांति के साथ धरना देने का भी हक नहीं, तो दूसरी तरफ वजीर दाखिला के लिए हजारों लोगों को हुकूमत खुद जमा कर रही है। ये कैसा कानून है, ये कैसा निजाम है? आइए पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। तो ये एहतजाज मुसलसल आगे बढ़ रहा है, इसमें शिद्दत बढ़ती जा रही है, खवातीन की तादाद बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बहुत अहम लोग मौजूद हैं। जाहिर है वो लोग जिनके नाम FIR में दर्ज हुए हैं, जिसको लेकर बहुत मारूफ और मकबूल शायर मुनव्वर राना ने अपने गम गुस्से का इजहार किया है। उनकी बेटियां मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि किस अंदाज से कार्रवाई की गई है। सुमैया, आपका नाम भी FIR में है, क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या सोचती हैं इस कदम पर हुकूमत की? देखिए, पुलिस ने बहरहाल अपना काम किया है। पहले उन्होंने ऐसे जुल्म शुरू किए थे कि हमारे सर पे से कंबल और खाने पीने का सामान छीन करके ले जाती है। धारा लागू होती है 18 या 19 तारीख को और एहतजाज शुरू हुआ है हमारा यहाँ पे 17 तारीख को, लेकिन इन्होंने हमें धारा 144 का उल्लंघन करने के उसमें हमें ये अभियुक्त बनाया है। अगर हम इसके अभियुक्त हैं तो अमित शाह जी अभियुक्त क्यों नहीं हैं? वो भी तो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद उस धारा का उल्लंघन होता है, वहाँ पे लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, हज़ारों की भीड़ इकट्ठा होती है। क्यों ये दो तरह की ये कैसी तस्वीर है? अगर इस हिंदुस्तान का कानून सबके लिए एक है, इन लोगों ने क्या किया है, इस गवर्नमेंट ने तानाशाही की इंतहा ख़त्म कर दी है कि हमारे लिए कुछ कानून है, उनके लिए कोई कानून है। उन्होंने कानून को ताक पे रख दिया है, उन्होंने संविधान को ताक पे रख दिया है और तानाशाही कर रहे हैं, जिसकी नतीजा ये उबाल है पूरे मुल्क में इस वक्त। सुमैया राना का मानना है कि तानाशाही की जा रही है, डबल स्टैंडर्ड, दोहरा मेयार इख्तियार किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। वज़ीर आला ने जो कुछ भी इक़दाम करवाए हैं या किए हैं, उनको लेकर ख़वातीन में खासा गम गुस्सा है। फौजिया राना भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। फौजिया, आपका नाम भी शामिल है वो उस FIR में जो बाकायदा तौर पर दर्ज की गई है पुलिस की जानिब से, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये FIR ये अभी जिस भी तरह से परेशान किया जा रहा है, ये रुक नहीं सकता है। ठीक है, उन्होंने FIR किया है, लेकिन यहाँ पर कोई एक सुमैया राना, कोई एक फौजिया राना नहीं, बल्कि यहाँ जितनी हैं सब सुमैया राना है, सब फौजिया राना है और इन सब से मिलकर हम एक हैं। कोई हम लोगों ने लीड नहीं किया, हर औरत इसको लीड कर रही है। हर औरत लीड कर रही है, हर आवाज़ जो है वो इसमें शामिल है। लोगों का मानना यही है कि जितनी आवाज़ें भी उठ रही हैं वो हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने के लिए उठ रही हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, क्या कहेंगी आप?
ये भीड़ एक सिंबल है कि कितने लोग अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बयान दे रहे हैं कि अनएडुकेटेड लोग, अनअवेयर लोग यहाँ पर हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर इसीलिए लाइब्रेरी बना रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और प्रियम्बल और पॉलिटिकल साइंस के हम लोग बुक्स भी बांट रहे हैं, उन लोगों को समझा रहे हैं कि सीए और एनआरसी और एनपीआर क्यों है, और ये बहुत नेचुरल गुस्सा है क्योंकि हमारे फैब्रिक ऑफ अ कंट्री के अगेंस्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। इस वजह से सब लोग एक होकर इस लड़ाई के लिए सामने आए हैं। शुक्रिया आपका। सब लोग एक होकर इस लड़ाई के सामने आ रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। बात की जा रही है हिंदुस्तान के जमहूर को, दस्तूर को बचाने के लिए। और देखिए ये जो लड़ाई है किसी एक ख़ास तबके की, किसी ख़ास मज़हब की नहीं, बल्कि उन तमाम हिंदुस्तानियों की लड़ाई है जो हिंदुस्तान को सालमियत के साथ, कौमी यकजहती के साथ आगे तरक्की करते हुआ देखना चाहते हैं। कैमरामैन गुलजार अहमद खान के साथ तारिक कमर, लखनऊ। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने उन खवातीन से बातचीत की जिनके खिलाफ एफआईआर है, जो कि बेटियां हैं मशहूर शायर मुनव्वर राना की। और तारिक कमर खुद इस वक्त भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। खुर्रम, आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। तारिक कमर, जिस तरह से हमने देखा कि पुलिस के इकदाम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर उस धरना के मकाम की घंटाघर की बात करें तो क्या इस इकदाम के बाद क्या लोगों में वहाँ लोगों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है या फिर कमी दिखाई दे रही है? मतलब पुलिस जिस तरह से डरा रही थी लोगों को और 144 धारा 144 लगा दिया गया था, वहां की क्या कुछ सूरत हाल? देखिए सना, बहुत अहम बात यही है और हम मुसलसल इसको दिखा भी रहे हैं अपने नादरीन को कि पुलिस के मजालिम अपनी जगह हैं, हुकूमत के रवैये अपनी जगह हैं, लेकिन जो लोगों को गम और गुस्सा है या लोगों को एहतजाज का तरीका है उसमें कहीं से भी हम नहीं देखते कि कमी हो रही है। जिस अंदाज से 118 से ज़्यादा खवातीन को बाकायदा तौर पर शामिल किया गया उस एफआईआर की लिस्ट में जो वहाँ पर मौजूद थी, कुछ नामालूम है, कुछ मालूम लोग हैं, कुछ बहुत मशहूर और मकबूल हैं, कुछ आम नागरिक हैं। तो देखिए इसके बावजूद भी कहीं से लोगों के हौसले थकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, उनका अज़्म आज भी मौकम है। और मैं ये देखता हूं कि गुज़िश्ता आज छठा दिन है जबकि ये एहतजाज का सिलसिला जारी है, लेकिन कहीं से भी कोई कमी नजर नहीं आ रही है। एहतजाज की लौ, एहतजाज की आवाज़ें मुसलसल तेज हो रही हैं, मुख्तलिफ उम्रों की खवातीन सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ शोबों से आ रही हैं, मुख्तलिफ समाजों से, मजहबों से लोग सामने आ रहे हैं। और देखिए बात यही है कि पुलिस के रवैये में भी पिछले 2 दिन से कुछ तब्दीली जरूर है, ताहम ये होता है, ऐसा कहा जा रहा है कि जब जब हुकूमत की तरफ से कोई इशारा मिलता है तो पुलिस के अहलकार, खासतौर से जो खवातीन अहलकार में पहुंचती हैं और वो कहीं ना कहीं ये पैगाम, ये इशारे देने की कोशिश करती हैं कि इस धरने को, इस मुजाहरे को बंद किया जाए। लेकिन इसका असर अभी तक उन खवातीन पर नहीं देखा गया है जो सुबह से लेके रात तक और रात से लेके फिर सुबह तक एक मेघ की तरह वहां पर जैसे जम सी गई हैं। उन्होंने अपने जैसे हौसलों के और अज़्म के खेमे वहां पर जैसे नस्ब कर दिए, हालांकि खुली हुई फजा में बैठी हुई है, शदीद ठंड का माहौल है। और देखिए ये जो मंजरनामा है ये इस हवाले से भी बहुत अहम है और इसके खिलाफ भी आवाजें उठी हैं कि पुलिस ने जिस अंदाज से कंबल छीने थे, जिस अंदाज से खुर्दनी अशिया, खाने पीने का सामान छीना था, उसको लेकर भी खासी तनकीद की गई। और लेकिन अब ये देखा कि रात भी हम वहां मौजूद थे कि इस वक्त जो खाने पीने का, चाय का सामान है वो खवातीन को फराहम किया गया था उन समाजी कारकुनान की जानिब से जो मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता हैं, जो आईन और दस्तूर के खिलाफ जी जो ये फैसले हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। तो देखिए ये एक मंजरनामा है जो लखनऊ के हवाले से आया और ये कहा जाने लगा है कि वो तहरीक, वो मूवमेंट जो शाहीन बाग से शुरू हुआ था, लखनऊ व मुख्तलिफ शहरों तक पहुंचा था, मुख्तलिफ रियासतों तक पहुंचा था, अब वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बहुत अहम अहकाम सुप्रीम कोर्ट के आ जाए हैं, लेकिन अभी इसकी तरसील अवामी तौर पर जैसे जैसे होगी तो हम ये भी देखेंगे कि किस अंदाज से रद्द अमल सामने आता है। क्या वाकई जो कुछ अहकाम सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं उसका असर इन मुजाहिरों पर, इन एहतजाजों पर पड़ता है, या इनकी सिमत और रफ्तार में कोई तब्दीली आती है, इनके मेयार में, वक़ार में कोई तब्दीली आती है, क्या कुछ सूरत हाल इख्तियार करेंगे ये मुजाहिरे, ये एहतजाज, ये नजर रखने की बात होगी सना। लेकिन फिलवक्त का जो मंजरनामा वो यही है कि खवातीन के जो एहतजाज हैं उनमें किसी तरह से शिद्दत में कमी महसूस अभी तक नहीं की गई है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं इसमें अवामी तौर पर लोग शामिल हो रहे हैं, खवातीन की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है सना। जी आपके पास लौटेंगे तारिक कमर, हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं खुर्रम शहजाद का। खुर्रम शहजाद, आज की दलील में सबसे अहम बात ये थी जब
सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बात रखी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात रखी और फरीकैन के वकील ने जब ये कहा कि इस पर रोक लगाया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून को लेकर हम ये कह सकते हैं मरकजी सरकार को कि प्रोविजनल शहरियत दी जा सकती है। तो यानी जिन लोगों को शहरियत अब दी जा रही है या दिए जाने का फैसला किया जा रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट मरकजी सरकार से ये कह सकता है कि जिन लोगों को आप शहरियत दे रहे हैं उन्हें प्रोविजनल शहरियत ही दें? देखिए सना, इस तरह का ऑब्जर्वेशन जरूर आया था, लेकिन मेरे साथ वकील मौजूद हैं जो लोग सुनवाई में मौजूद थे, मैं उनसे भी ये सवाल पूछूंगा। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है प्रोविजनल जो सिटीजनशिप की बात थी उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है। हमारे साथ फजैल अयूबी साहब मौजूद हैं, नवीद हामिद साहब मौजूद हैं। अयूबी साहब, ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट शहरियत को लेकर के बात थी उस क्या है, क्या ये ऑर्डर है, क्या इस तरह का कोई रूपरेखा है आगे? नहीं, देखिए लोगों ने कंसर्न अपनी कोर्ट के सामने रखी और कोर्ट ने कहा कि इन सब बातों के ऊपर तफसीली जवाब भारत सरकार दे और इन सब वजूहात की बुनियाद पे ही उसने कहा कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच या 3 जजेस बेंच, यानी उसने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भी, अगर स्टे जो अगली तारीख होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने भी हो सकती है और वो अगर किसी चीज़ को स्टे करे या उसके ऊपर गौर करे तो उसके बहुत मायने खेज बात होगी वो। तो वो उन्होंने इन सारी कंसर्न्स को देखते हुए ये कहा कि पूरे मुकदमे पे सुनवाई बाद में होगी, पहले स्टे के ऊपर, इसके इंटरिम ऑर्डर के ऊपर सुनवाई होगी। 4 हफ्ते का उनको टाइम दे गया जवाब देने का, 5वें हफ्ते के अंदर इसके ऊपर सुनवाई होगी कि क्या इसको स्टे कर दिया जाए इंटरिम तब तक कि मुकदमा सुना जाए या इसको ना स्टे किया जाए। ये दोनों बातें उस दिन तय होंगी। आज हम ये स्टे नहीं मांग रहे थे, आज हम उस स्टे की सुनवाई की तारीख मांग रहे थे जो हमें मिल गई। मतलब सुनवाई की तारीख मिल गई है। नवेद साहब, आप लोगों का कंसर्न क्या है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो अभी कोई जवाब भी नहीं आया और एक तारीख फिर आप लोगों को मिल गई है। जो एहतजाज चल रहे हैं, जो डर का माहौल है, उसमें आप जैसा ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत, वो क्या कहेगा? देखिए, 3 बातें बड़ी अहम है जैसे फजल साहब ने बताया। एक और बात बड़ी अहम जो वहाँ आज कोर्ट में हुई है कि सरकार ने ये प्लेड किया था कोर्ट के अंदर कि आइंदा कोई एप्लीकेशन इसके ताल्लुक से ना आए, कोई चैलेंजिंग पिटीशन ना आए। कोर्ट ने उसको नहीं माना है, तो सरकार की एक तरीके से बड़ी हार हुई है, क्योंकि तो डेमोक्रेटिक राइट है। आप फांसीवाद को आप माहौल लगवाना चाहते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल मना कर दी कि भाई कहा कि भाई आ सकती है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है, प्रोटेस्ट जो है वो कानूनी हक भी है, डेमोक्रेटिक हक भी है और आपका एक फंडामेंटल राइट भी है। तो अगर पूरा मुल्क ये समझ रहा है कि ये जो पूरा इनका खेल है, ये डिविजिव एजेंडे का खेल है, तो उस पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? प्रोटेस्ट तो होगा और बराबर होगा और होता रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट के हमें पूरी उम्मीद है कि जब भी ये 5 हफ्ते बाद, 5वें हफ्ते के अंदर, बेसिकली अभी डेट तो उन्होंने नहीं दी है, 5वें हफ्ते के अंदर जब भी ये बात होगी तो इंटरिम स्टे की जब बात होगी तो आर्गुमेंट जो हमारे वकीला हैं, जो जिनके कंसर्न है, जो भी 144 पटिशनर है उनके वकीला हैं, ये सरकार का जो अपना जो दावा है उसके ऊपर एक तरीके से जो भी बेंच बैठेगी, 3 की बैठे या 5 की बैठे, वो उसके ऊपर फैसला लेगी। तो अभी तो बहुत कब्ल वक्त बात है, ये टू अर्ली है ये कहना साहब कोई स्टे नहीं मिला है। अयूबी साहब, एक बात ये भी आई कि जो असम के मामले थे, इस पूरे मामले को लेकर के नॉर्थ ईस्ट के मामले थे, उनको अलग कर दिया गया। इसका इस केस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, असम चूँकि एक अकेला सूबा है जिसने एनआरसी को समझा है, झेला है और एनआरसी वहाँ हुई है, बाकी मुल्क में कहीं नहीं हुई। तो जैसे ही, और वो एनआरसी का जो एक बहुत तवील वक्फे वो चला और उसके बाद फिर वो मुकम्मल हुआ और उसके बाद सीएए आ जाता है, तो वो लोग जो उसको इतने लंबे वक्त तक उन्होंने उसको झेला और उसके बाद फिर उसमें कामयाब हुए और उसके बाद वो तो लामोला उनका रिएक्शन बाकी मुल्क से ज़्यादा है और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी उसमें ज़्यादा। तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न भी था सिटीजनशिप एक्ट में। तो उस सब पस मंज़र के अंदर उसको देखते हुए कोर्ट ने कहा कि आसाम और त्रिपुरा, इस तरह के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनके लिए ये और भी ज़्यादा फ़िक्र और उसकी बात है, इसलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। वो पिटिशन्स जो हैं वो थोड़ी सेग्रीगेट कर ली जाएँ, कौन कौन सी उनमें क्या इश्यूज़ हैं, और उसके बाद बाकी जो जनरल पिटिशन्स हैं, जो जनरल चैलेंज है, उसको अलग कर लिया जाए ताकि उस सुनवाई में आसानी रहे और कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जिसके ऊपर पूरा मुकम्मल उसको तवज्जो ना मिले।
यानी कि जो मुल्क है वो कानूनी तौर पर अब इस पूरे मामले को दो हिस्सों में बंट गया है। तो क्या अब आगे जाकर के जब कॉन्स्टिट्यूशनल की बेंच की बात हो रही है वो क्या इस पर रोक लगा सकता है? और एक खास बात ये आई थी कि एनपीआर को लेकर के भी एक सवाल उठा था कि वहां पे एनपीआर से बहुत सारे लोग जो है मुतासिर हो रहे हैं। देखिए पहले भी आज भी मतलब ये अमेंडमेंट से पहले आसाम के लिए 6A का प्रोविज़न स्पेशल था जो फ़कत आसाम के लिए था, उसी के तहत वहाँ एनआरसी हुई, वहाँ कट ऑफ डेट अलग थी, वो सब चीज़ें अलग थी, तो वो आसाम का एक अलग स्पेशल प्रोविज़न है शुरू से। दूसरा अभी जो ये एनपीआर का सवाल था कि एनपीआर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, जो चीज़ 70 साल में नहीं हुई वो और 7 महीने या 6 महीने 2 महीने आगे बढ़ जाए ताकि इसकी सुनवाई मुकम्मल हो जाए। उसके लिए जब कोर्ट ने ये बात कह दी कि 4 हफ्ते के बाद हम 5वें हफ्ते में पहले स्टे पे ही सुनवाई करेंगे, तो अगर वो स्टे मिल जाता है तो ऑलरेडी सारी चीज़ें अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। नवेद हामिद साहब, एनपीआर को लेकर के आप लोगों का मतलब सीधे तौर पे ऑब्जेक्शन क्या है और क्या डर है, क्योंकि एनपीआर तो एक अलग तरह की चीज़ है? देखिए एनपीआर जो है वो पहली सीढ़ी है एनआरसी की, पहली सीढ़ी है, और जो इन्होंने एडिशन किया है 2010 के जो क्वेश्चनायर था उसके अलावा जो उन्होंने 7 चीज़ें उसके अंदर शामिल की गए हैं तो वो बड़ी डिविजिव हैं, बड़ी डिविजिव है। जाहिर सी बात है। लौटेंगे आपके पास खुर्रम। तारिक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे तारिक लगातार जुड़े हुए हैं। तारिक, जिस तरह से हम देख रहे हैं और आपने भी इसका जिक्र किया कि खवातीन के हौसले जो हैं वो बुलंद हैं, लगातार वो घंटा घर में पहुंच रही हैं। सवाल ये कि क्या सिर्फ लखनऊ की ही खवातीन इस धरना मकाम का, एहतजाजी मकाम का रुख कर रही हैं या फिर दिगर इलाकों से भी, लखनऊ के आसपास के शहरों से भी लोग खवातीन शामिल हो रही हैं इस धरने में? बहुत अहम सवाल है आपका सना, और इस हवाले से अहम है कि देखिए कल जो मंजरनामा देखने में आया और आज सुबह जो हमने वहां पर पहुंचकर देखा है तो उससे ये अंदाजा हुआ है कि ये एहतजाज जो है ये सिर्फ लखनऊ का नहीं है, बल्कि चाहे मलिहाबाद ले लीजिए, काकोरी ले लीजिए, मोहनलालगंज ले लीजिए, आसपास के कस्बाती एरिए, देहाती और मुजाफाती जो इलाके हैं वहां से खवातीन पहुंच रही हैं। और देखिए मैं एक बता दूं आपको कि मेरे साथ बड़ा खूबसूरत इजाफा है कि वो वकील जिनको 19 दिसंबर के एहतजाज के बाद बाकायदा तौर पर उस एहतजाज में शामिल थे और जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी उन्होंने छुड़वाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, शुएब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और मैं शुएब से ये बात पूछना चाहता हूँ, ये जो एहतजाज चल रहा है इसके खिलाफ आपने बाकायदा एक वकीलों की टीम मुनज़्ज़म की है, तो आपकी आइंदा हिकमत अमली क्या है, किस अंदाज से पेशरफ्त करने का इरादा है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, ये एनसीआर है एक तबके को लेकर किया गया है और सिर्फ लखनऊ के अधिवक्ता नहीं, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अधिवक्ता एक हैं और यहाँ एक अधिवक्ता पैनल बना रखा हम लोगों ने, जो हम लोग जेल भी गए थे और उनके घरों में जिनको पुलिस ने ज़बरदस्ती पकड़ा था, ना वो एहतिजाज में थे और अगर एहतिजाज में थे भी तो खामोशी से अपना एहतिजाज कर रहे थे, जो हिंदुस्तान के संविधान में हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन पुलिस ने बहुत अत्याचार किया था। इसलिए हम अधिवक्ता भाइयों को आना पड़ा आगे, और जिसमें हमारे वहाँ कई अधिवक्ता हैं, जिसमें खासकर मोहम्मद रिजवान है, सलमान है, मैं हूँ, बहुत से अधिवक्ता हैं जो इस पैनल के आगे हैं और आवाम अधिवक्ताओं को बहुत दुआओं से नवाज रही है। साहब हमने सुना ये भी है कि कुछ गैर मुस्लिम वकीलों ने भी आपका साथ दिया है और वो ये इस मुहिम को जारी रखते हुए ये कहना चाह रहे थे, कल भी मेरी कुछ वकीलों से बात हुई कि इस तहरीक में आवाम के मुतालबात के फेवर में हम लोग आगे आएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी जमानतें कराएंगे, तो ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही आपने फरमाया कि हमारे अधिवक्ता भाई गैर मुस्लिम किसी भी तबके के हों वो बिल्कुल मंजर आम पे सामने आ रहे हैं, बल्कि हम लोग को कह रहे हैं कि आप बैक हुइए, मैं आपके आगे रहूंगा, और वो जमानतें करा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, हमारे साथ रात रात घंटाघर हो या कहीं पर भी है गोमती नगर में एहतिजाज में आगे हैं और पुलिस से प्रशासन से वो खुद आगे बात कर रहे हैं। बहुत देखिए अहम पहलू है ये सना कि जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये जो एहतजाज या मुजाहरे हैं ये किसी मखसूस तबके तक या मखसूस शोबा हाय हयात के लोगों तक महदूद नहीं है। तो ये जो एहतजाज या इसकी शक्ल है मुजाहरे की, इसमें अब पूरा समाज, वो समाज शामिल है जो लोग आइन और दस्तूर के हवाले से इस खूबसूरत मुल्क की तामीर और तश्कील में ताउन करते रहे हैं और ताउन करना चाहते हैं मुस्तकबिल में भी। तो देखिए ये लखनऊ तो एक इल्म और अदब का मरकज है, लेकिन एक बात और बता दूं आपको मैं कि लखनऊ के घंटाघर में एहतजाज गुज़िश्ता 6 दिन से जारी है, लेकिन लखनऊ का एक और इलाका है मजरिया का, तो वहां पर भी सुना यह गया है अभी, हालांकि इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, कि वहां पर भी खवातीन जमा हो रही हैं और वहां पर भी एक एहतजाज बाकायदा तौर पर मुजाहिरा मुनज़्ज़म किए जाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है, तो उस पर भी हम नजर रखेंगे। तो मकसूद यही है बताना
कि ये जो शक्ल है एहतजाज की या मुजाहरे की, ये इसमें शिद्दत आ रही है, ये आगे बढ़ती जा रही है, इसका दायरा जो है वो वसी और वसी तर होता जा रहा है। अब देखना यही है कि इसमें जिस अंदाज से लोग जुड़ रहे हैं इसका असर पुलिस इंतजामिया पर क्या पड़ता है और बिलखुसूस हुकूमत के उन एहलकारों पर, उन जिम्मेदार लोगों पर क्या पड़ता है जो अहम मसनदों पर बैठे हुए हैं। सब कुछ सुनने के बावजूद भी इन आवाज़ों को दबाने की या सरफ नज़र करने की कोशिश की जा रही है। सना, जाहिर सी बात है और हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मामला पहुंचा और 140 से ज़्यादा अर्जियों पर आज समाअत हुई है, जिसके बाद मरकज़ को नोटिस जारी किया गया है। 4 हफ्तों बाद मरकज़ को जवाब दाखिल करना है, फिर उसके बाद तारीख का तयन किया जाएगा और इस पूरे मामले को लेकर आईनी बेंच के इशारे भी आज सीजीआई की तरफ से दिए गए हैं। फिलहाल बेहद शुक्रिया खुर्रम आपका भी और साथ ही साथ तारिक कमर आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बातचीत करने के लिए तफसील के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक